Welcome back to our channel, that is Study with Entomologist. So for today our topic is the ecological engineering for the pest management. Already we have read about the what is the meaning of the pest and what is the meaning of the management. Management means somehow the reducing the population of the pest below a level so that they can't cause economic injuries or the economic losses to the humankind. So those are the meaning of pest management. But what is the ecological engineering? So first thing we should learn about the engineer. Who are the engineer? Engineer means someone who can transform scientific discoveries and we can say theories into a practical thing to human. So this is the literal meaning of engineer. Engineer means any person who can transform the theories related to the science, can convert them practical thing in the day-to-day life so that they can be beneficial to humans and to causing this process, and the process is known as engineering. Okay, so this is the literal meaning of engineering. Now what is the meaning of ecological engineering? इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग मीन्स इंजीनियरिंग मतलब इकोलॉजिकल का कुछ ऐसे तरीके से मॉडिफिकेशन करना या फिर कुछ ऐसे तरीके से उसको चेंज करना कि वो क्या कर सके, हमें मैक्सिमम ईल्ड दे सके या फिर हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे सके विद द सस्टेनेबल ऑफ द प्रोडक्शन. तो इसमें क्या होती है, इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग में दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. पहला क्या होता है इसमें कि हमें क्या चाहिए होता है यहाँ पे सस्टेनेबल. अगर हम क्रॉप की बात कर रहे हैं तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन चाहिए होता है. द मेन एम ऑफ इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन. और दूसरा जो इसका मेन एम होता है क्रॉपिंग सिस्टम में, टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज. ये दो जो हैं मेन एम है इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग में. अब क्यों इस टर्म्स को ऐसा लाया गया, तो बेसिकली इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग मीन्स आज तक जितना भी हमें ट्रेडिशनल नॉलेज है अपनी क्रॉप्स के बारे में, उनसे रिलेटेड पेस्ट के बारे में, पेस्ट इकोलॉजी के बारे में, डिजीज़ेस के बारे में, उस ट्रेडिशनल नॉलेज को हमें अपनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ क्या करना है, कोलैबोरेट करवाना है. या फिर जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको ऐसे हमें अपने फार्म पे मैनेज करवाना है कि जो पेस्ट की प्रॉब्लम हो वो क्या हो, मिनिमम हो सके. उसको ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग कहते हैं. इसका मतलब अब तक हमने जितने भी टूल्स पढ़े, लाइक कल्चरल टूल्स पढ़े, मैकेनिकल टूल्स पढ़े, उनको ही हमें क्या करना है, बिल्कुल बेटर तरीके से यूज़ करना है ताकि वो हमें प्रॉफिट दे सके. इसी को हम क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग कहते हैं. या फिर अगर मैं लॉन्ग डेफिनेशंस में कहूँ तो इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग फॉर पेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ ओवरव्यू ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल टेक्निक्स लाइक हैबिटेट मैनेजमेंट एंड अ न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक द प्रिसिजन एग्रीकल्चर and how these various tools can be used to promote natural enemies as a cornerstone for sustainable agricultural productivity. सो इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक ही मोटो होता है कि हमें क्या करना है, सस्टेनेबिलिटी को प्रोड्यूस करना है और उसको इंक्रीज़ करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी ओल्ड टेक्निक्स होती हैं या फिर जो हमारा ओल्ड नॉलेज होता है जिसको हम हैबिटेट मैनिपुलेशन का नॉलेज कहते हैं, प्लस उसके साथ हमें क्या करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है ताकि मिनिमम अमाउंट में हमें क्या मिल सके, मैक्सिमम पेस्ट का कवरेज मिल सके. उसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर को हमें बढ़ावा देना है और ताकि हमें ये दोनों बेनिफिट मिल सके अपनी फार्म प्रैक्टिसेस में. ठीक है, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग. सो ecological engineering is about manipulating farm habitats, making them less favorable for the pest and more attractive to beneficial pest. Okay, so इसमें हम तीन चीज़ें करते हैं, habitat manipulate करते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, इसमें
इसको लेस फेवरेबल बनाते हैं फॉर पेस्ट, और तीसरा हम क्या करते हैं, इंक्रीज करवाते हैं नेचुरल एनिमीज़ का। ये 3 काम हम करवाते हैं इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। अब क्या हुआ, इस इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग में या फिर हम कहते हैं हैबिटेट मैनिपुलेशंस में हम ऐसी चीज़ें लगाते हैं जिससे हमें नेचुरल एनिमीज़ बढ़े, जैसे कि क्रॉप रोटेशंस लगाएंगे, क्रॉप की डाइवर्सिटी लगाएंगे, फ्लावर स्ट्रिप्स लगाएंगे, नेचुरल एनिमी के लिए रेफ्यूजेस बनवा के रखेंगे, ट्रैप क्रॉप्स लगवाएंगे, अदर जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिनसे भी हमारा नेचुरल एनिमी बढ़ेगा, वो सारी टेक्निक्स हमारी इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग के अंदर आएंगी। इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग में जस्ट बात ये होती है कि हम उनको रैंडम नहीं लगाते हैं, हम उनको साइंटिफिक तरीके से क्या करते हैं, कल्चर करके रखते हैं, फिर साइंटिफिक तरीके से इन सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, तब वो क्या आ जाती है, सारी कल्चरल टेक्निक्स इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती है। इसी इंजीनियरिंग टर्म के अंदर एक टर्म आता है पुश पुल टेक्नोलॉजी। पुश पुल टेक्नोलॉजी, इस हम क्या कर रहे हैं, बाहर से कुछ भी नहीं दे रहे हैं, मतलब जो भी हमारी क्रॉप के अंदर है उस क्रॉप के साथ ही हम 2-3 क्रॉप लगा के कुछ और चीज़ें लगा के क्या कर रहे हैं, उस पेस्ट का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उस पेस्ट को लेस फेवरेबल प्लेस बना रहे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। हम केमिकल का स्प्रे करेंगे ना हम कुछ करेंगे उस फील्ड में, जस्ट विदाउट एनीथिंग, विद द हेल्प ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस ओनली वी आर मेंटेनिंग द पेस्ट, दैट इज इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग in that push and the pull technology. So first time this term is given by the Pike et al. Okay, in the Australia. But one more thing I have to add here, like every time we used to learn this push pull techniques for the maize, desmodium and the Napier grass. But originally when the Pike et al. Gave this technology, he gave this technology against the Helicoverpa armigera in the cotton. So work of Pike et al. In cotton against Helicoverpa armigera, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इसमें दिया था। अब ये बेसिकली ये पुश पुल होता क्या है, दूसरा इसका ईयर याद रखना, पाइक एट अल ने किया था 1987 में, इस टर्म को एज अ साइंटिफिक टर्म माना गया फॉर द सम टेक्नोलॉजीज। सो पुश पुल स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व द बिहेवियरल मैनिपुलेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर नेचुरल एनिमी वाया द इंटीग्रेशन ऑफ स्टिमुलाई दैट एक्ट टू मेक द प्रोटेक्टेड रिसोर्स अनअट्रैक्टिव और अनसुटेबल फॉर द पेस्ट, that is known as push, and luring them towards an attractive source pull. तो यहाँ पे push का मतलब होता है उसको अनअट्रैक्टिव बनाना। जब वो अनअट्रैक्टिव होगा तो पेस्ट उस क्रॉप पे आएगा ही नहीं, इसका मतलब हम उस क्रॉप से उस पेस्ट को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, इसीलिए इसको पुश बोला गया। और पुल का मतलब होता है ऐसी क्रॉप्स लगाना जो पेस्ट के लिए क्या हो, अट्रैक्टिव हो। अट्रैक्टिव होने का मतलब एज अ ट्रैप क्रॉप वो वहाँ पे काम करे और सारे पेस्ट क्या हो सके, वहीं पे अडेयर हो सके। इसको कहते हैं पुश और पुल, दो टर्म। पुश का मतलब है अनअट्रैक्टिव क्रॉप्स को लगाना, कंपोनेंट्स को लगाना, और पुल का मतलब होता है अट्रैक्टिव कंपोनेंट्स को लगाना। क्लियरिफाई हियर ओनली, पुश पुल में सिर्फ क्रॉप्स नहीं आती हैं। आज तक हमने पढ़ा है कि नेपियर ग्रास लगा दी, ये लगा दिया, वो लगा दिया, सिर्फ क्रॉप नहीं, कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो पेस्ट को वहाँ से रिपेल करेगा विल कम अंडर द पुश, और कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो उसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा वो आ जाएगा अंडर द पुल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये दो टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द मैनेजिंग द पेस्ट इन द पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी। नाउ आई विल टेल मोर थिंग्स अबाउट दिस। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होती है, जो हमारे पुश और पुल दोनों कंपोनेंट हैं, they should be non-toxic, ठीक है। उनका हमारी जो मेन क्रॉप है या फिर जो हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी है उस पर किसी भी टाइप का नॉन टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आना चाहिए। उसी कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, पुश एंड पुल में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी पुश पुल टेक्नोलॉजीज़ का। अगर मैं एग्जांपल दूँ इसका, लाइक स्टेम बोरर्स ऑफ सॉर्गम एंड मेज इन अफ्रीका आर कंट्रोल्ड बाय द प्लांटिंग रिपेलेंट नॉन होस्ट इंटरक्रॉप्स लाइक नेपियर ग्रास, ठीक है। तो नॉन होस्ट क्रॉप है, इसका मतलब वो किसकी तरह काम करेगी, पुश का काम करेगी,
ठीक हो गया। तो इसका है सॉर्गम और मेज में कंट्रोल किया गया था। मेन क्रॉप है हमारी सॉर्गम की, और वी कैन कीप द मेज, ये हमारी मेन क्रॉप है। अब ये कुछ HCN वगैरह छोड़ रही है सॉइल के लिए, वो अदर थिंग है। जो हमारे पुश पुल कॉम्पोनेंट हैं वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसके चारों तरफ या फिर इसके बीच में ही क्या कर लेंगे, ऐसी क्रॉप की इंटरक्रॉपिंग करेंगे जो क्या होगी, किसी भी पेस्ट के लिए अनअट्रैक्टिव होगी, जैसे कि नेपियर ग्रास, ठीक है। नॉन होस्ट क्रॉप है ये उसकी, स्टेम बोरर की। तो पेस्ट का नाम है स्टेम बोरर, मेज स्टेम बोरर वी कैन से, सॉर्गम स्टेम बोरर वी कैन से। तो वो क्या है, नेपियर ग्रास अनअट्रैक्टिव है इन बिटवीन, तो वो क्या करेगा, आएगा ही नहीं उस तरफ को। और चारों तरफ से हम एक ऐसी क्रॉप लगा लेंगे जो इसको क्या करेगी, यहीं किनारे पे क्या करती रहेगी, कंसंट्रेट करके रखेगी। तो ये पूरा कंसेप्ट है किसका, पुश एंड पुल टेक्नोलॉजीज का। देयर आर सम प्रिंसिपल ऑफ पुश पुल टेक्नोलॉजी, principle of push-pull technology, that is PPT. So first principle is behavioral manipulation. Behavioral manipulations means using the repellent or the deterrent, push-pull active stimulants, or the we can say stimuli, to direct the movement of the pest, that will come under the behavioral manipulations, ठीक है। दूसरा जो इसका प्रिंसिपल आता है, दूसरा इसका प्रिंसिपल आता है यूज ऑफ विजुअल सेमियोकेमिकल क्यूज, chemical cues that work by non-toxic mechanism. Non-toxic mechanism. And the third principle is maximize control efficacy, and minimize negative environmental effects. So these are three principles related to the push-pull technology. First, we have to do behavioral manipulation method we have to use in this technique. Second thing, those manipulation method can be visual or the semiochemical cues. In these kinds of both types of cues we can use for the method. And third thing, maximize, we have to control the pest and we have to minimize the effects on the environment through toxic, or we can say the chemicals effects on present on the crops, we have to minimize them through these techniques, okay. So push component can be, now this is very important part, like what are the push component. Push means repellent component, so already we know visual and semiochemicals both we can use as a push pull component. So first, visual distractions can be. Second can be non-host volatiles, if they are present there, so pest will not come there because they are not finding any kinds of the volatiles which belongs to their host. Then third things, alarm pheromones we can use. Don't think only crop we can use anything that can repellent the crop or non-toxic to environment. Then oviposition deterrent we can use. Likewise, anti-feedant compounds we can use, okay. These are the push component. Now pull component, which will attract, again visual components, host volatiles just to lure them, aggregation pheromone, then sex pheromone, likewise ovipositional stimulant, and gustatory
स्टिमुलेंट्स, जो उनको खाने के लिए क्या करेगा, गस्टेटरी स्टिमुलेंट्स का मतलब जो उनका क्या करेगा, खाने की स्टिमुलेंसी को बढ़ाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं गस्टेटरी स्टिमुलेंट्स। तो ये कुछ कंपोनेंट है पुश के और पुल के, इन्हें हमें याद रखना होता है। सम फेमस एग्जाम्पल ऑफ पुश पुल स्ट्रैटेजी. So first is, already we discussed that the stem borers in the maize and sorghum, we can say. Maize and sorghum. So push component is desmodium. Two species are there. One is uncinnatum and second species can be intortum. So these desmodium species used in the management of stem borer, and the pull crop will be napier grass, Panaceum, Purpureum and Sudan grass. Sudan grass is Sorghum vulgare, Sudanense. They can change question in any form because till now we know this much only, desmodium and the stem borer in maize, but sometimes they can ask the Sudan grass also. So remember this also because they are changing the pattern of the asking questions every year. Then second is Helicoverpine cotton, Armigerine cotton. So for the pull component they are using the neem extract. Likewise for the pull component they are using the trap crop like pigeon pea, or maize. So these are the trap crop for the Helicoverpa armigerine cotton. Third, and on this only Pike et al gave the term that push pull technology. Third is onion maggots on the onion, Dahlia antiqua on onion. So for these, cinnamaldehyde used as a push component because it is a ovipositional deterrent. For the onion maggot. Likewise, the push component is cull onions or the other onion varieties you can keep as a trap crop on the outside of the border. These are a trap crop. This is a push crops, and the pest management in the crop is onion is the main crop. So these are the some famous example related to the push pull strategies. I hope you all get the concept of the push pull and the ecological engineering. Now advantage of the push pull. So first advantage is it increase the efficiency of push pull components. Then it improved the increased efficiency of every component. Okay, if only trap crop is there and the other case will be the trap crop plus the neem extract, then the obviously the efficiency will be more in when the two in combination than the rather than the individual one. That's why it is increased efficiency of the each component. Second is improved potential for use of any antifeedant and the oviposition deterrents because most of the pests are trapped during in the trap crops. So in that manner we can use this as the improved potentials of their pull component. Third thing, we can easily manage the resistance in pest because there is a no selection pressure over the pest for the food component because we provide some food also in that crop conditions. That's why the pest will delay the resistance. So in this manner easily we can manage the resistance of the insect.
These are the advantage of push pull strategies. Likewise, the disadvantages are also with this strategies. Like first, we have to be a very sound knowledge of the behavioral and the chemical ecology of any host pest interactions, because already we have said that the non-toxic component should be only push pull. If we don't know about anything these components and their interactions with the main host crops, so this strategy will get failed. Then the second thing, for the registration any semiochemicals, the initial cost is very high. That also can be a disadvantage. And likewise the adoption limitations, because most of the farmer wants the uh, ready formulations. That's why they are favoring the chemicals, and in that manner they won't adopt these kinds of technologies, because these have the effect, although very good effect, but in a very slow manners. These are the some disadvantages with the push pull technologies. So now some ecological engineering practices for the above ground part of the crop. First thing, we can raise the flowering plants, compatible cash crops on the field border, or we can grow the flowering plants on the internal burn of the field. Likewise, some wheat plants we should be remain in the field only, because they can be the nectar source for the natural enemies. Likewise, don't apply the broad chemical pesticide. Like we can use the selective kinds of chemical pesticides. Okay. Likewise, in the below the ground we can use the leguminous plant, because they can improve the nitrogen component, crop rotations, FIM, vermicompost, crop residue, and the balanced type of nutrients using biofertilizers, mycorrhiza, rhizobacteria we can use to controlling these kinds of pests. Likewise, if we are going to seed and nursery treatment, we can use trichoderma and Pseudomonas fluorescens as a seed nursery and the soil application treatment. These are some cultural practices which we can use in the ecological engineering. Hope you all are enjoying this series. If you are finding these video informative, please like, comment, share and subscribe. And also your doubt you can write in the comment sections also. Thank you for watching.